फर्स्ट चैप्टर है ईंटें मन के और अस्थियां। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे पहली बुक पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज चला देंगे तो तीनों बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम जो मेन क्वेश्चंस बनने वाले हैं और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके साथ जितने भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकती हैं, हम उन सबको कवर करेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे वो 3 मार्क्स के हो, 5 मार्क्स के हो या 8 मार्क्स के हो। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस डिटेल में, चित्र वाले भी, सब चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है इसके बारे में जो हमें पता लगता है तो वो हड़प्पाई मुहर है। हड़प्पाई मुहर जो है वो वहाँ की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, जो कि सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी। क्वेश्चन ये कई बार आ रखा है कि जो हड़प्पाई मुहर है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो सेलखड़ी नाम के पत्थर से वो बनाए जाते थे। इसके बाद ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें हमें पता लगता है कि इस जीवन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो जैसे आवास है, वहाँ पे मृदभांड मिल रखे हैं, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, और इसके साथ ही वहाँ पे कई अन्य जो वस्तुएं मिली हैं उन सब से हमें इस चीज़ों का पता लगता है। अगर हम बात करें तो आगे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो है उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और किसी भी सभ्यता का जो अर्थ होता है वो उस जो जगह सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पे वो सभ्यता का नाम पड़ता है। और इस सभ्यता का जो खोज हुआ था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व का बताया गया है, कि ये जो सभ्यता है ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है। और साथ में इसकी खोज जो है 1921 और 1922 में की गई थी। 1921 में हड़प्पा सब नामक जगह की खोज की गई थी जो आज के पाकिस्तान में है। और 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। तो इसी वजह से 1921 और 22 कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हालांकि अगर हम देखें तो इसको 3 कालखंडों में हमने बांट रखा है, 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो एक है विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा जो है हमारा वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल कहा जाता है। और इससे पहले का काल यानी कि 2600 से पहले का जो काल है वो हमारा कहलाता है पूर्व हड़प्पा। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रारंभिक हड़प्पा। और उसके बाद हम कह सकते हैं इसके बाद का जो है 1900 से बाद का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं, इसके बाद जो है 1900 से बाद का जो काल है 1900 से 1300 ईसा पूर्व का, इसे उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और इसी के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का मूलतः पतन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे कई कारण थे, जिसमें जलवायु परिवर्तन सबसे मुख्य कारण में से एक है, या फिर किसी बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हो, वो कारण है। अगर हम देखें तो हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पता लगता है, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो विकसित जो हड़प्पा सभ्यता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व का जो सभ्यता है, इसे परिपक्व हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो है ये निर्वाह के इनके तरीके क्या थे, ये विशेषताओं में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो निर्वाह के तरीके इनके विशेषताओं में से एक है। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे पुरा वनस्पतिज्ञ किसे कहते हैं। पुरा वनस्पतिज्ञ वे व्यक्ति होते हैं जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं और उनमें विशेषज्ञता उन्हें हासिल होती है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा भी हमें जानकारी मिलता है कि ये लोग जो हैं अन्य अलग अलग तरह के जो हैं अनाज के दाने जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है इनमें। ये सीयूईटी में भी आता है कई बार क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर इनमें से कौन सा अनाज का दाना है नहीं प्राप्त हुआ था। तो इनमें से 3 वहाँ पर दे दिए जाते हैं और एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं कि हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो ये दाने हैं, जिसमें चावल के दाने भी हमें बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं, लेकिन मिले हैं। ठीक है, बाजरे के दाने हमें गुजरात से मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाजरे के दाने हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा स्थल के।
तो हमें गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमें एक और यहाँ पे शब्द देखने को मिलता है, पुरा प्राणी विज्ञान। पुरा प्राणी विज्ञान वो व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, जीव पुरातत्वविद या फिर जो जानवरों का अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पुरा प्राणी विज्ञान कहा जाता है। इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर 1 मार्क्स का अगेन एक क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा जो जंगली प्राणी है वो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है या फिर हुआ है। तो वराह है जो सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां जो हैं वो हमें मिली हैं। हड़प्पा निवासी स्वयं जो है इन जानवरों का शिकार करते थे और यहाँ पर निर्वाह वो किया करते थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कृषि प्रौद्योगिकी है उसके अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि जो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से हमें जो खेत जोतने के लिए जो बैल है उसका हमें साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर स्थल जो है हमारा बनावली है। बनावली जो है वहाँ से हमें क्या मिलता है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप, जो कि हरियाणा में। ये कई बार 1 मार्क्स में पूछा गया है और ये जो है मैप में पूछा गया है कि बनावली जो है वो कहाँ स्थित है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप। ठीक है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले, तो बनावली से, बनावली हरियाणा, जो कि हरियाणा में स्थित है। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कालीबंगन जो है वो राजस्थान में, जहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जो राजस्थान है कालीबंगन, वहाँ से हमें क्या मिलता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खेत थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, जो खेत की में जो हल रेखाएं थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे हमें पता लगता है कि 2 अलग अलग फसलें यहाँ उगाई जाती थी। और इसके पश्चात हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का जो अधिकांश क्षेत्र है हड़प्पा का वो अर्ध शुष्क हुआ करता था, जिस वजह से यहाँ पर जो कृषि के लिए जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और साथ में और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुओं के अवशेष, ठीक है, कुएं मिले हैं। और एक जगह है अफगानिस्तान में जिसका नाम है सोरतीघई। ठीक है, सोरतुघई जो है वहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। ये अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है, अफगानिस्तान में सोरतुघई। ठीक है, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं। और एक और हमें क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हमें जो धोलावीरा है वहाँ से जलाशय जो है वो मिले हैं। ये गुजरात में स्थित है। अगर नहर आ जाए तो नहर अफगानिस्तान सोरतुघई, और अगर जलाशय आ जाए तो धोलावीरा गुजरात। ये यहाँ पे जलाशय का चित्र भी दे रखा है यहाँ पर, धोलावीरा। और इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है कि पुरातात्विक पहचान कैसे करते हैं पुरा वस्तुओं की। तो पुरातात्विक जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो पुराने चीज़ों की खोज करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। और ये पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं, तो आज के समय से उसकी तुलना करके वो उसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर सिलवट की बात की गई है। ठीक है, और ये जो है इसको बनाने में सालन पत्थर का प्रयोग किया गया है। सालन पत्थर जो है उसका प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, तो सालन पत्थर ये कई बार आ रखा है इस वे में कि जो यहाँ से चक्कियाँ मिली हैं, ठीक है, अवतल चक्कियाँ, वो किस पत्थर से बनाई गई थी, तो सालन पत्थर से वो बनाई गई थी। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने लिखी है, फर्दर्स एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम और इसके ऑथर का नाम, ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने लिखी है, फर्दर्स एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, 1937 में लिखी थी ये पुस्तक। और इसी से हमें इसके बारे में पता लगता है। इसके बाद हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, और यहाँ से ये जो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन का राइटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता लगता है कि मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था, लेकिन सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और इसमें जो बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी। एक जो था वो था हमारा जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा और नीचे बनाया गया था। इसे जो है दुर्ग और इसे जो है निचला शहर के नाम से जाना जाता है। ये छोटा है, ठीक है, ये दुर्ग है, और ये जो है यहाँ पर अधिकतर
ऐसे व्यक्ति रहते थे जो ऊंचे घराने के माने जाते थे, समृद्ध, ठीक है, जो दुर्ग हुआ करता था, ये किले से घिरा होता था, ठीक है, और यहाँ पर अधिकांश बड़ी इमारतें, ठीक है, बड़े स्थल देखने को मिलते हैं। निचला शहर जो है वो यहाँ पे आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है हमें, कि आवासीय यानी कि लोग यहाँ रहने के लिए इसका यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद हमें जो इसमें पता लगता है, दुर्ग और निचला शहर इसको नाम दिया गया। दुर्ग जो है ऊंचाई पर बनाने का कारण यहाँ जो है कच्ची ईंटों का चबूतरे पर बनी थी, और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। इसका अर्थ था कि इसे निचले शहर से क्या करते थे, अलग करते थे, ठीक है। और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कई भवन जो हैं चबूतरे पे बनाए गए थे, जो नींव का कार्य करते थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कि ये जो है बहुत ही यहाँ पर सटीक कार्य किया गया था, और पहले जो यहाँ पे बस्तियाँ थी बहुत ही ज़्यादा नियोजित तरीके से बनाई गई थी, और यहाँ पे जो ईंटें थी वो भी बिल्कुल ही एक निश्चित अनुपात में थी। ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि ईंटों का जो अनुपात था वो क्या था, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के क्रमश में 4:2:1 था, ठीक है, 4 गुनी 2 गुनी, ठीक है, तो 4:2:1। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे नालों का निर्माण भी बिल्कुल ही अनूठी विशेषताओं में से एक बताया गया है, यहाँ की जल निकास प्रणाली, जो कि सड़क और गलियां जो थी वो लगभग एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी एकदम समकोण पर काटती हुई गलियां हुआ करती थी। और ये इस वजह से बनाई गई थी कि अगर एक जगह अगर ज़्यादा धूल इकट्ठा हो रहा है तो हवा चलने पर वो धूल जो है एक जगह जाके कोने में इकट्ठा हो जाए, ठीक है, गलियों में एक भी कचरा दिखाई ना दे, इस वजह से ऐसा हुआ करता था। और प्रत्येक घर की जो एक दीवार है वो कम से कम नाली से जुड़ी हुआ करती थी, और दीवार से जुड़ी हुआ, दीवार और सड़क, ठीक है, जो दीवार है वो सड़क से जुड़ी हुआ करती थी और नाली से उसका मिलाप होता ही था, ठीक है, ताकि जो गंदा पानी है वो गलियों की नालियों में जोड़ा जा सके, ठीक है, और घर की कम से कम एक दीवार जो है वो गली से सटा होना आवश्यक ही था। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस बॉक्स से बनता है कि ये जो बॉक्स दे रखा है इसके अंदर, कि एक यहाँ पर देखने को मिलता है कि अधिकांश जो हड़प्पा बस्ती हैं, एक छोटा ऊंचा पश्चिम और एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं, और धोलावीरा और लोथल जो हैं ये ऐसी बस्तियां हैं जो पूरी तरह से किलेबंद थी, ठीक है। ये दो जो हैं ये निचले भवन थे, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से किलेबंदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये कौन से स्थल हैं, तो धोलावीरा है और लोथल है, ठीक है। और तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग जो है दीवारों से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ पर हमने दुर्ग के बारे में बात किया था, दुर्ग जो है वो घिरा ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो है लोथल और यहाँ पे धोलावीरा में ऐसा नहीं था। ये एक अलग उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद गृह स्थापत्य कला के बारे में हमें देखने को मिलता है। गृह स्थापत्य कला जो कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो है वो आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता था, और यहाँ पर हम देखें तो कई जो है इसमें आंगन पर केंद्रित थे, और आंगन में बहुत सारी गतिविधियाँ हुआ करती थी, अलग अलग गतिविधियाँ, जैसे हम देखते हैं खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में हुआ करता था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है एक कमरा जो है वो भूमि तल पर बनाया गया था, जिसके जो ये दिखाता था कि लोग जो हैं वो एकांत में जीवन जीना पसंद किया करते थे, और यहाँ पे खिड़की नहीं हुआ करती थी उस कमरे में, और आंगन का अवलोकन सीधा ना हो, इस वजह से यहाँ पर जो घर हैं वो भीतर की तरफ ही बनाए जाते थे अधिकतर। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि हर एक जो घर है उसके अंदर एक कुआं तो हुआ ही करता था, ठीक है, और हर एक जो घर है उसका कम से कम एक जो दीवार है वो नालियों से जुड़ा हुआ करता था। इसके साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि जो कुल अनुमान है वो 700 का है, कि जो मोहनजोदड़ो से हमें लगभग जो मिले हैं कुओं की संख्या वो 700 हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि कितने लगभग हमें कुओं की संख्या मिली है, तो 700 मिले। यहाँ पे दुर्ग के बारे में आता है। अब दुर्ग जो है वो एक ऐसी संरचना वहाँ पे हुआ करती थी जो विशेषकर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए यूज में लाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक विशाल माल गोदाम है और एक स्नानागार है, ठीक है। माल गोदाम जहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी जाती थी और बनाई भी जाती थी। स्नानागार जिसका जो प्रयोग है
विशेष अनुष्ठान के अवसर पर किया जाता था। और इसके बारे में यहाँ पर विशेषताएं दे रखी हैं। ये हालांकि आया नहीं है अभी तक एक बार भी क्वेश्चन, ठीक है, इसका बहुत ही कम चांस है आने का, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत बस जानकारी होना पर्याप्त है कि विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पर था। आयताकार था, गलियारे में हुआ करता था ये, और जो है उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी, और ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसको जलबद्ध किया गया था, यानी वाटर प्रूफ किया गया था, ताकि ये जो जल है वहाँ से निकले ना। ठीक है, इसमें 8 अलग अलग स्नानागार भी हुआ करते थे, ताकि अलग अलग व्यक्ति जो है इसमें इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये जो है विशेष अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, इसकी जानकारी हमें मिलती थी। अब आता है क्वेश्चन कि इतिहासकार जो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार करते हैं। तो वो 2 तरीके से सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। एक है समाधान के जरिए, दूसरा है विशाल विलासिता की वस्तुओं की खोज के द्वारा। समाधान के जरिए कैसे करेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि जो इतिहासकार होते हैं वो ये देखते हैं कि जो भी समाधान है, शव है, उसके आसपास कौन सी वस्तु रखी हुई है। अगर वो वस्तु ठीक ज़्यादा कीमती रखी गई है तो ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो अमीर घराने से हुआ होगा। तो ऐसा हमें प्रतीत हमें होता है कि वो व्यक्ति जो है अमीर घराने से होगा। लेकिन अगर सामान्य वस्तु है तो हमें पता लग जाता है कि वो सामान्य परिवार से आता है। तो यही इतिहासकारों का नज़रिया होता है कि इतिहासकार जो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए सावधान का प्रयोग करते हैं। और संभवतः ये जो है मिस्र के विशाल पिरामिड से जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, उससे परिचित थे हड़प्पा के लोग, इस वजह से उन्होंने सावधान का जो है प्रयोग किया। ठीक है, और वहाँ पर धन संपत्ति जो है दफनाई जाने लगी। और यहाँ पे हमें एक देखने को भी मिलता है कि एक स्त्री एक पुरुष है, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के सावधान से आभूषण मिलते हैं हमें। और 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी मिलती है, उसके समीप हमें शंख मिलता है, शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण हमें मिलता है। और आज के टाइम में ये सारी वस्तुएं जो हैं ये नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन इतिहासकार कैसे करते हैं। तो पहला तो हो गया तरीका समाधान के जरिए, दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज के द्वारा। यदि विलासिता की वस्तुएं जो हैं, विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं ये जान लेते हैं। विलासिता की वस्तुएं जो महंगी वस्तुएं होती हैं और जो कम पाई जाती हैं, किसी खास प्रकार से बनाई जाती हैं, वो विलासिता की वस्तुएं। इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो मोटे तौर पर जो है कम जो मिलती है, जिसको बनाने का तरीका जो है मुश्किल हो, ठीक है, वो विलासिता की वस्तु है। जैसे आज के टाइम में सोना जो है, ठीक है, और डायमंड जो है। ऐसे ही इस वक्त जो हुआ करता था फ्यांस हुआ करता था। फ्यांस जो है घिसी हुई रेत, बालू या रंग या चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया था। हालांकि ये पदार्थ जो है बहुत ही कीमती माने गए हैं, और क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। और ऐसा ही दुर्लभ पदार्थ एक और था जिसका नाम था तकलिया। ठीक है, जो फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनाया जाता था। ये 2 क्वेश्चन आ रखे हैं कि फ्यांस जैसा दुर्लभ पदार्थ एक और कौन सा था, तो ये तकलिया था। ठीक है, इसे याद रखें कि वन वर्क्स में आ रखा है 2022 के टाइम। और अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि फ्यांस जो है उसका प्रयोग संभवतः सुगंधित द्रवों को रखने में प्रयोग होता था उसका। ठीक है, और हमें ये जो है हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लेकिन कालीबंगन जैसे छोटे वस्तुओं से नहीं मिले हैं। और सोना भी उस वक्त दुर्लभ माना जाता था और आज की तरह ही कीमती था। इसके बाद हमें शिल्प उत्पादन के केंद्रों के बारे में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो जो था वो हमारा 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, की तुलना में एक छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी जो कि चनहुदड़ो थी। मोहनजोदड़ो 125 में फैला था और उसी में एक छोटी सी जो बस्ती थी 7 हेक्टेयर में थी हड़प्पा सभ्यता में, जिसका नाम था चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो जो था वो शिल्प उत्पादन का केंद्र था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में एक शिल्प उत्पादन का केंद्र बताएं, तो चनहुदड़ो देखने को मिलता है सबसे टॉप पर, जहाँ पे शिल्प उत्पादन में संलग्न था ये पूरी तरह से, और ये 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और इसके साथ ही एक कार्निलिया आता है। कार्निलिया जो है लाल रंग का पत्थर है, मनके बनाए जाते थे यहाँ पे, शंख की कटाई होती थी, मुहर निर्माण होता था, बाट बनाया जाता था। और ये सब बनाने में
पत्थरों का प्रयोग होता था, धातु का प्रयोग होता था और कुछ अन्य वस्तुओं का प्रयोग होता था। अगर हम पत्थरों की बात करें तो कार्निलिया, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी आते हैं। और अगर हम बात करें इसमें धातु में तो कांसा आता है, तांबा आता है और सोना आता है। और अगर हम बात करें अन्य पदार्थों का तो जिसमें आते हैं शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी। इन सब से हमारे जो हैं यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। और मनके जो हैं उनके आकार अलग अलग तरह के होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और कई अन्य प्रकार के। यहाँ पर एक और चीज़ दोबारा आ रखी है, सेलखड़ी जो है वो एक मुलायम पत्थर था जिसका प्रयोग जो है मनके बनाने में और साथ में अलग अलग मृदभांड बनाने में होता था। इसके बाद यहाँ दे रखा है कार्निलिया के बारे में। कार्निलिया का जो लाल रंग होता था और पीले रंग के कच्चे माल को तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों को इसको पकाकर, आग में पकाकर उसके बाद मनके प्राप्त किए जाते थे इससे। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रखा है कई बार 1 मार्क्स में, चन्हूद्रो और लोथल जो है और हाल ही में धोलावीरा, यहाँ से छेद करने के उपकरण मिले। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में हड़प्पा के किस स्थल से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, तो वो धोलावीरा है। और अगर इन तीनों को दे रखा है तो ऐसा पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्थल है जहाँ से छेद करने के उपकरण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये 3 याद रखें और हाल ही में कहाँ से मिला है ये याद रखें। ठीक है, धोलावीरा, चन्हूद्रो और लोथल। इसके बाद आता है उत्पादन केंद्रों की पहचान इतिहासकार कैसे करते हैं। तो उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए सबसे जो बेस्ट वे होता है वो होता है कूड़ा करकट, जिससे हमें सबसे ज़्यादा पता लगता है। और एक प्रस्तर पिंड यानी पत्थर के टुकड़े, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चे माल से हमें पता लग जाता है, औजार से पता लग जाता है, अपूर्ण वस्तुओं से पता लग जाता है और त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ बनाई जाती थी। ये मृण मूर्ति है, इसके बारे में याद रखें, मृण मूर्ति है, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए कुछ जो है पूरा वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो आता है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। माल कहाँ से प्राप्त किया जाता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा पूर्ण रूप से विकसित तो था नहीं कि वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हों, इसलिए वो कुछ वस्तुओं को अलग अलग जगह से मंगाया करते थे। जैसे कुछ वस्तुएं जो है सिर्फ हड़प्पा में ही ना बनकर अलग उसके अलग जो केंद्र थे वहाँ से मंगाई जाती थी। कुछ वस्तुएं उपमहाद्वीप से आगे भी मंगाई जाती थी, यानी कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश से मंगाई जाती थी। अगर हम देखें तो यहाँ से 1 मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि नागेश्वर और बालाकोट जो है वहाँ से क्या मंगाया जाता था, शंख। ठीक है, और अगर हम देखें अफगानिस्तान में सोर्तुगई है, वहाँ से नीले रंग का लाजवर्द मणि बनाया जाता था। ठीक है, लोथल जो है वो कार्निलिया, गुजरात में भड़ोत जगह है ये, वहाँ पर है कार्निलिया। ठीक है, लोथल से कार्निलिया मंगाया जाता था। सेलखड़ी जो कि दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिला करता था, और राजस्थान के जो निकट है वहाँ से धातुएं मिलती थी अलग अलग। इसके साथ ही एक आ रखा है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, ये किसे कहा गया है, तो राजस्थान में एक जगह है क्षेत्र जो कि क्षेत्रीय अंचल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसे ही गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में एक जगह है जिसका जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, क्षेत्रीय अंचल। ठीक है, उसे ही गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय क्षेत्र को ही। और यहाँ से हड़प्पावासी तांबा भेजा करते थे। ठीक है, और सोना जो है वो दक्षिण भारत से ही मंगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सुदूर देशों से भी संपर्क था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हाँ, सुदूर देशों क्षेत्रों से भी संपर्क था, यानी कि दूर दराज के जो इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ तुरान से शहर एक सोख्ता, टेप याहया, सुतकोट, कोंगेडोर, मेलुहा, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे दिलमुन है, उरुक और उर मेसोपोटामिया, इसके बारे में आपने पहले पढ़ रखा है 11th क्लास में। और यहाँ पे मंगान है जो कि ओमान के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पावासी जो है ओमानी तांबा जो है वो सबसे ज़्यादा मंगाया करते थे। और इसके साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि जो हड़प्पावासी हैं उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता था हड़प्पा को।
ठीक है, जिसमें हमें दिलमुन जो है बरहिन द्वीप, ठीक है, और मगान, मेलुहा, हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त प्रमुख नाम थे। और जो है मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उनसे हमें पता भी लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, कि मेलुआ जो है उसके विषय में बताया गया है कि मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसका आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। ये 1 मार्क्स में आ रखा है कि हाजा पक्षी किसे कहा गया है, तो मोर को कहा गया है। हाजा पक्षी किसे कहा गया है, तो मोर को कहा गया है ये। और मेलुआ जो है वो शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वो हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर लिखा भी है, मेसोपोटामिया के लेख जो हैं मेलुआ को नाविकों का देश कहा करते थे, यानी कि हड़प्पा के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है और इसी को क्या करते थे, नाविकों का देश कहा करते थे। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ये मोहर दे रखे हैं, जो कि ये बेलनाकार, ठीक है, मोहर है। उसके बाद ये जो गोलाकार मोहर है जो फारस की खाड़ी को चिन्हित करता है, ठीक है। इसके बाद ये नाव के आकार वाली चिन्ह वाली मोहर है, ठीक है। तो ये मोहरें जो हैं हमें बहुत चीज़ बताती हैं, इसके बारे में भी हमें अभी हम जानेंगे कि मोहर जो है वो किस प्रकार इसका यूज़ हुआ करता था। तो मोहर जो है उसका सिंपल, किसी भी वस्तु को जब हम भेजते हैं तो उस पर स्टैंप लगाते हैं, तो स्टैंप लगाना ही मोहर था उस वक्त के टाइम। और जो स्टैंप लगाया जाता था, मोहर लगाया जाता था, वो तो आपका गीली मिट्टी को जमाकर एक मुहासे पर दबाया गया था और उसके ऊपर मुहर की छाप लगाई जाती थी। यदि गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले उस पर अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। यदि कोई गड़बड़ी या फिर मुहर टूटा हुआ मिलता है, सील टूटा हुआ मिलता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो ये मुहरों का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो एक रहस्यमय लिपि है, स्पष्ट करें कि हड़प्पाई लिपि को इस रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है। तो इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया है, हालांकि हमें कुछ जानकारी मिलती है। और यहाँ पर जो है चित्र बनाकर, इस चित्रात्मक लिपि से कहा जाता था क्योंकि चित्र बनाए जाते थे ज़्यादातर समझाने के लिए, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे शब्दों की चिन्हों की संख्या जो है वो 375 से 400 है। और सबसे लंबे अभिलेख में हमें देखने को मिलता है कि 26 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और ये जो लिपि है ये जो है दाएं ओर से लिखना आरंभ करने के बाद बाएं और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जैसे यहाँ से इधर, इधर से उल्टा, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। हम जो है लिखते हैं, ज़्यादातर लोग जो है राइट से लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और ये जो लोग थे ये बाएं से दाएं से बाएं ओर लिखा करते थे। और अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि जो ये वस्तुएं थी उनको देखकर पता लगता है कि जो लिखावट है वो मुहर पर मिली है, मर्तबान की आवट पर मिली है, तांबे, लघु पट्टिकाओं, आभूषण और सभी चीज़ों पर लगभग हमें जो है देखने को मिलता है। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पे साक्षरता थी तो, लेकिन बहुत ही कम स्तर पे थी, क्योंकि 375 से 400 थे शब्द जिन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है, अगर हम देखें इन चिन्हों को तो हमें इसमें पता लगेगा कि ये कितने पेचीदा हुआ करते थे ये चिन्ह। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बाट के बारे में। बाट जो है वो दो तरीके के हुआ करते थे, एक जो है द्विआधारी यानी जो 2 की घात में हुआ करते थे, और एक जो है जो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, जिनका प्रयोग आभूषण को तोलने में करते थे। यानी एक जो है जो कि द्विआधारी थे, जो निचले मानदंड को स्पष्ट करते थे, जिसमें 1, 2, 4, 8 ऐसे आते थे, और एक जो है उसमें देखने को मिलता है जो कि दशमलव में होते थे, यानी कि बहुत ही कम, जिससे हम आभूषण को तोल सकें, ठीक है। और ये जो है विशेष प्रकार के पत्थर से बनाए जाते थे जिसका नाम था चर्ट पत्थर। ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो बाट है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो चर्ट नाम के पत्थर से वो बनाए जाते थे। अब आता है कि प्राचीन सत्ता वहाँ पे कैसे थी, कि इतना बड़ा अब ये सभ्यता था, ये साम्राज्य था, इस पर नियंत्रण कैसे होता था। तो ऐसा तो नहीं था कि एक ही व्यक्ति था हमें, क्योंकि एक राजा का भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि यहाँ पे साक्ष्य मिल जाए कि इस राजा ने ऐसा करवाया था। बट हमें एक रूपता जो मिल रही है उससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा इसका परिचालन कराया जाता था, इसे चलाया जाता था, निर्देश दिया जाता था। तो उसी के बारे में हमें देखने को मिलता है। यहाँ एक पुरोहित राजा जो हुआ करता था, जैसा कि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा हुआ करता था, ठीक है, उसी से हमने ये शब्द लिया है। और ऐसा लगता है कि इसी के द्वारा सब चीज़ कार्यान्वयन कराया जाता था।
अब हमें इसके बारे में जो है मान्यता मिलती है कि जो पुरोहित राजा की हमने संज्ञा दे दी है इस मूर्ति को, और साथ में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है कुछ पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे। कुछ का मानना है कि यहाँ पर शासक थे और अलग अलग राजा होते थे, और कुछ और यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं से हमें पता लगता है। ईंटों के आकार के में निश्चित अनुपात से हमें पता लगता है, कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से हमें पता लगता है। तो ध्यान दें यहाँ पर कि ये जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है, बट यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कई बार यहाँ इसको बच्चे जो है पढ़ते नहीं है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पर क्या राजा का सत्ता था या फिर किसी और द्वारा निर्देशित किया जाता था। तो यहाँ पे 3 मत देखने को मिलते हैं पुरातत्वविद के। पहला देखने को मिलता है कि यहाँ शासक नहीं था, दूसरा देखने को मिलता है कि अलग अलग राजा थे, तीसरा देखने को मिलता है कि एक ही राज्य था, लेकिन जो है यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता था। हड़प्पावासी ने एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय में कुछ भवनों एवं सुविधाओं को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया था। इस वजह से हमें ये जो लास्ट वाला मत है वो ज़्यादा सटीक लगता है कि यहाँ पे एक ही राज्य था, और पुरातत्वविद ऐसा इस वजह से बता पाते हैं कि समानताएं मिलती हैं, ईंटों के आकार निश्चित थे, कच्चे माल का स्रोत संस्थापित होता था, इस वजह से। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो अंत के कई सारे रीजंस हैं, ठीक है। रीजन में सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन जो देखने को मिलता है वो जलवायु परिवर्तन ही है, जिसमें वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग होना, ये सारे कारण बताए गए हैं, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन इन्हीं कारणों से हुआ होगा। ऐसा बस मान्यता है, प्रॉपर हमें रीज़न नहीं पता है, बट हमने ये सारा अनुमान लगाया है पुरातत्वविदों ने, ठीक है, और इन्हीं से हमें पता लगता है। और यहाँ पर आक्रमण का एक साक्ष्य भी देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो है वहाँ पर जो है एक भीषण युद्ध भी हुआ है, ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है। कई सारे हमें अस्थि पंजर देखने को मिलते हैं आभूषणों के साथ, और वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ मिलती है। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन लिखा है, ठीक है। R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा लिखा है, एंशियंट इंडिया, ठीक है, हड़प्पा 1946 और एंशियंट इंडिया। और G.F. डेल्स ने द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो लिख रखा है। इसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे वंशज शिंदे एट अल अन एंशियंट हड़प्पन जीनोम लक्स एसेट्री फार्म स्टेपी पोस्टलर और इरानियन फार्मर सेल, ये जो है ये एक आपका आर्काइव का नाम है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पर हमें बहुत सारे मिले हैं, यहाँ पे इससे पता लगता है बहुत सारे हमें अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ था, और कई जगह हमें हड्डियाँ पड़ी मिली है, किसी के धड़ मिले हैं, सर से धड़ अलग मिले हैं, और किसी के हाथ मिले हैं, तो इससे हमें पता लगता है ये सब चीज़ें। तो ये भी एक हमें पता बताती है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत शायद युद्ध से हुआ हो, और इसी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से ही जो मोहनजोदड़ो है उसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना गया है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज आती है। खोज के बारे में बहुत सारे मिथक पहले प्रचलित थे, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है कनिंघम का भ्रम, कि कनिंघम का भ्रम क्या था, उसने मान लिया था कि जो गंगा घाटी है उसके समीप ही इस सभ्यता का शुरुआत हुआ होगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो भारतीय इतिहास है उसका प्रारंभ गंगा घाटी में ना होकर फिर नवीन सभ्यता की जब घोषणा की जाती है, और उसमें हमें पता लगता है कि 1921 में जब हड़प्पा की खोज की घोषणा कर दी जाती है, और 1922 में दयाराम साहनी ने, रखालदास बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर दी, और 1924 में फिर यहाँ देखने को मिलता है जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष एक नई सभ्यता की घोषणा की खोज कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से 1 मार्क्स की ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि 1 मार्क्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आरंभिक सभ्यता की खोज की घोषणा किसने करी, तो 1924 में हमारे जॉन मार्शल थे, उन्होंने करी थी।
ठीक है, एक नवीन सभ्यता की खोज। और एस एन राव ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये 1 मार्क्स में आ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस एन राव, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर जॉन मार्शल आए थे वो कहाँ से आए थे? तो एक बहुत ही व्यापक और पुरातात्विक थे ये, और ये जो है अपना अनुभव यूनान और क्रीट से लेकर आए थे। ये पेशेवर पहले पुरातात्विक थे, यानी कि पहले पुरातत्विद जो कि पैसे लेकर कार्य पर आए थे, और ये अपना अनुभव कहाँ से लाए थे? यूनान और क्रीट जैसे देशों से लेकर आए थे। और इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान दिया। मार्शल जो है स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और इन्होंने 36 इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास किया, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई और उसके बारे में जो जानकारी है वो लुप्त हो गई थी। लेकिन जो इसके बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल आते हैं, वो आते हैं R.E.M. व्हीलर। इन्होंने इस समस्या का निदान किया और इन्होंने 36 खुदाई ना कर इन्होंने स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई का प्रारंभ किया, जिससे हमें जो है बहुत सारी चीज़ों जो है दोबारा हमें पता लगी, और सभ्यता जो है नष्ट होने से पूरी बच गई, और बहुत सारी जानकारी हमें पता लगती है इसके बाद। और यहाँ से देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है, ये सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे, तो इन्होंने सैनिक परिशुद्धता इसमें लेकर आए थे ये। और ये जो है इन्होंने बहुत सारे जगहों की खोज की, और आज भी बहुत सारे जगहों की खोज हो रही है, और बहुत सारे नए अन्वेषण से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी बातें। ठीक है, हम कुछ अलग से नहीं बता रहे, सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। ठीक है, आज अभी भी नए अन्वेषण जारी हैं। और 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की लगातार रुचि बढ़ गई हड़प्पा को लेकर, और आज के टाइम में भी इस पर खोज खोज जारी है। अब हम देखते हैं कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं देखने को मिलती है, कि अतीत को कैसे जोड़कर देखा जाए। तो हम देखते हैं कि हमें पता लगता है कि अतीत में क्या था और आज के समय क्या है। तो आज के समय से हम तुलना कर सकते हैं, एक तो खोजों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं आज के समय से तुलना करके, और दूसरा है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है, आज के समय उसकी उपयोगिता क्या है, उसका आधार क्या है। उससे हम कर सकते हैं कि वो वस्तु जो है औजार में प्रयोग हो रही है, आभूषण है, या फिर अनुष्ठान में प्रयोग हो रही है, उसके आधार पे उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण करने के ये कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। फर्स्ट जो है हमारा कि जो इसको हम वर्गीकरण सामान्य सिद्धांत पर कर सकते हैं कि पदार्थ कौन सा है। ठीक है, दूसरा है इसका कि उपयोगिता के आधार पे कर लेंगे, और तीसरा है कि आज के समय से इसकी तुलना करके। ठीक है, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसका कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेकर हम इसकी तुलना, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष जैसे जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें पुरानी, उसको हम कैसे आज के समय से तुलना करेंगे, और अलग अलग जगह मतलब अलग अलग पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग आभूषण पहनने के लिए होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग औजार बनाने के लिए होता है, कुछ होती हैं जिसका प्रयोग अनुष्ठान के लिए होता है यानी पूजा पत्ती के लिए। तो ये उपयोगिता के आधार पे हो गया। कुछ होती हैं वस्तुएं जिसका प्रयोग जो है अन्य चीज़ों में होता है, और उसको हम आज के समय से तुलना करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, सालन पत्थर से बनाया गया जो था वो हमारा सिल्वर। ठीक है, जिसका प्रयोग हो रहा था, तो उसको हमने आज के समय से तुलना करके देखा, तब हमें जाके पता लगा शायद इसका अनाज पीसने में प्रयोग होता होगा। ठीक है, फिर हमें ये पता लगा कि अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेकर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे कि मूर्तियां, इन सब पर निर्भर होकर, ठीक है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद व्याख्या की समस्याएं हैं कुछ। व्याख्या की समस्याओं में आता है कि इतिहासकार जो हैं अधिकतर ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें पता नहीं होती हैं, तो उन सब चीज़ों का पता वो कैसे लगाते हैं? तो वो उसको या तो देवी देवताओं से जोड़कर देख लेते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़कर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ये मृण मूर्ति मिली थी आभूषण से लदी हुई मिट्टी की, और इसी को क्या कह दिया उन्होंने, मातृ देवी की संज्ञा दे दी। और कुछ जो है मुहर, उस पर एक दृश्य बना हुआ था, और उसमें एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति थे, और आसपास जो थे वो कौन थे,
आसपास हमें जानवर देखने को मिलते हैं और साथ में पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो इसे आद्य शिव की संज्ञा दे दी गई। ऐसी जो है एक सिंग वाला जानवर दिखा तो उसे एक श्रृंगी कहा जाने लगा। ये बहुत ही कल्पित और संश्लिष्ट लगता है, यानी कि बहुत ही कल्पनावादी विचार लगता है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अलग जो है देखने को मिलती है कि व्याख्या की समस्याओं में ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता नहीं रहती है, तो हम उसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है उसके विशेषता के आधार पे। ठीक है, जैसे एक सिंग वाला जो गेंडा है उसे एक श्रृंगी कह दिया, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है तो उसे आद्य शिव कह दिया। अब जो पत्थर के जो छोटे छोटे लिंग के आकार के मूर्ति मिले उसे शिवलिंग कह दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और आद्य शिव की मुहर हमें देखते हैं। और सबसे पहले जो है एक ग्रंथ लिखा गया था उसे ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेद जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। ये क्वेश्चन आ भी रखा है कई बार कि ऋग्वेद कब से कब तक लिखा गया, तो 1500 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया, 1000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, इसमें रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है आद्य शिव का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि समन। समन कौन होते हैं? समन वे महिलाएं या पुरुष जो कि जादुई इलाज करने का दावा करते हैं, जिनके पास विशेष शक्ति हो, ऐसा दावा करते हैं, उन्हें ही समन कहा गया है। और ये जो है दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो 1 मार्क्स के बहुत सारे बनते हैं। और यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी से ही देखें तो एनसीईआरटी में जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाएं, यानी कि जो शिल्प उत्पादन में कौन कौन से जो माल है उसका प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है उसकी विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की विशेषता इस वजह से कि वही सबसे बड़ा स्थल वहाँ पर हुआ करता था और नगर नियोजन पद्धति सबसे वहाँ पे विख्यात थी। इस वजह से नगर नियोजन पद्धति किस प्रकार की थी ये क्वेश्चन मेन है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि इसकी विशेषताएं लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और वही आपका 8 नंबर में देखने को मिल सकता है अगर आता है तो, वरना नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एक ये देखने को मिलेगा कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों थी, स्पष्ट करें। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि पुरातत्वविद है शिल्प उत्पादन केंद्रों का पहचान किस